मेरे बेहोश होने के दौरे कम हो गए हैं। हालांकि इस दवा को लेने के बाद न केवल मेरे पेट और आंतों में काफी समस्याएं हुई हैं, बल्कि मेरे मासिक धर्म का दर्द और स्राव भी काफी बढ़ गया है। क्या आप इस दवा को बदलने का कोई तरीका बता सकते हैं? प्रोफेसर तरुण के क्लिनिक में एक युवती ने धीरे से पूछा। वो एक खूबसूरत युवती थी, जिसके लंबे सुंदर काले बाल, पतली धनुषाकार भौहें, मनमोहक आंखें, सुडौल सुंदर नाक और ओस की बूंदों जैसे चेरीलाल होंठ थे। हालांकि उसका रंग पीला लगभग बीमार सा था, जिसे देखकर दिल दहल जाता था। उस युवती ने एक प्रिंटेड कुर्ती और उसके ऊपर एक हल्के सफेद जैकेट पहना हुआ था, जिससे उसका एक अलौकिक और सुरुचिपूर्ण सादगी भरा रूप दिखाई दे रहा था। सुश्री लता, ये मुश्किल है। मैंने पहले भी कई बार दवा बदली है, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। इस बार मैंने दवा लिखने से पहले काफी देर तक उस पर विचार किया। सभी दवाओं का अपना जहरीलापन होता है, और इस बार भी मैंने खुराक बढ़ा दी है, इसलिए असर काफी तेज है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। अब लगता है कि आपका शरीर इस दवा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं दोबारा दवा लिखूं, तो नतीजा वही होगा। बहुत कम खुराक और कोई असर नहीं, बहुत ज्यादा खुराक और आपका शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर इससे कोई असर नहीं होता, तो हमें एक्यूपंक्चर का सहारा लेना पड़ सकता है। आपकी स्थिति आपकी नाड़ियों में रुकावट से संबंधित होनी चाहिए। मैंने जो भी दवाइयां दी, वे इसी निदान पर आधारित थी, जिसका मतलब है कि तरीका सही है। बस दवा के दुष्प्रभाव आपके शरीर के लिए सहन करने लायक नहीं है। प्रोफेसर तरुण ने अपने सामने खड़ी महिला को देखते हुए थोड़ी लाचारी के साथ कहा। प्रोफेसर तरुण न केवल दक्षिण प्रदेश आयुर्वेद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और डॉक्टरेट पर्यवेक्षक थे, बल्कि आयुष मंदिर में एक विशेषज्ञ के रूप में भी नियुक्त थे, जहां वे हर सोमवार सुबह एक क्लिनिक लगाते थे। आज सोमवार था, इसलिए वे आयुष मंदिर के विशेषज्ञ क्लिनिक में बैठे थे। शायद ये काम नहीं करेगा। मैंने इस साल की शुरुआत में प्रसिद्ध एक्यूपंक्चरिस्ट प्रोफेसर विमला मेनन से इलाज करवाने के लिए दिल्ली की एक विशेष यात्रा भी की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लता अय्यर ने आह भरी। मैं प्रोफेसर विमला को जानती हूं। अगर वो भी मदद नहीं कर सकती, तो शायद एक्यूपंक्चर वास्तव में समाधान नहीं है। हालांकि कोई तो हो सकता है जो आपकी बीमारी का इलाज कर सके। प्रोफेसर तरुण ने सिर हिलाते हुए आह भरते हुए कहा। तभी अचानक उनके दिमाग में एक युवा लड़के का चेहरा कौन था, जिसने उन्हें सहज ही बातचीत का रुख बदलने के लिए प्रेरित किया। कौन? लता की आंखें नाटकीय रूप से चमक उठीं और उन्होंने उत्सुकता से पूछा। लता की अजीबोगरी बीमारी तब शुरू हुई जब वो 23 साल की थी। उसी साल एक कार दुर्घटना में उनके माता पिता की अचानक मृत्यु हो गई। ये भयानक खबर सुनते ही वो वही बेहोश हो गई। अगले कुछ वर्षों में वो अक्सर बेवजह बेहोश हो जाती थी। विदेशों सहित कई बड़े अस्पतालों में व्यापक जांचों के बावजूद कोई निदान नहीं हो पाया। ये अनुमान लगाया गया कि इसका कारण हृदय की मांसपेशियों के असामान्य कार्य से संबंधित हो सकता है। कभी कभी उनके हृदय के संकुचन पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होते थे, जिससे मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये असामान्य लक्षण दिखाई देते थे। चूंकि लक्षणों को समझाने के लिए कोई अंग असामान्यताएं नहीं थी, इसलिए डॉक्टरों के पास कोई प्रभावी उपचार या दवा नहीं थी। वे केवल उन्हें अपने हृदय को मजबूत करने के लिए अधिक व्यायाम करने की सलाह देते थे। इसलिए वर्षों तक लता व्यायाम करती रहीं, जिससे उन्हें एक सुडौल और सुडौल शरीर, विशेष रूप से उनके गोल और सुडौल कूल्हे विकसित करने में मदद मिली, जो चुस्त कपड़े पहनने पर किसी भी पुरुष की आत्मा को मोहित कर सकते थे। फिर भी अजीबोगरीब बेहोशी के दौरे अभी भी रुक रुक कर आते थे। हताश होकर लता ने आयुर्वेद का सहारा लिया। कई जाने माने डॉक्टरों से सलाह लेने और ढेर सारी कड़वी दवाइयां खाने के बावजूद कोई खास असर नहीं हुआ। प्रोफेसर तरुण के नुस्खे का ही थोड़ा बहुत असर हुआ,
लेकिन उसके दुष्प्रभाव भी गंभीर थे। कुछ समय तक दवा लेने के बाद पेट की समस्याएं और मासिक धर्म की पीड़ा असहनीय हो गई, जिससे उसे फिर से मदद लेनी पड़ी। जब प्रोफेसर तरुण ने पहले स्वीकार किया था कि वे कुछ नहीं कर सकते, तो लता को निराशा हुई थी। लेकिन अब अचानक उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र करते हुए सुनकर जो उसे ठीक कर सकता है, लता उस उम्मीद से ऐसे चिपक गई जैसे डूबता हुआ व्यक्ति किसी जीवन रेखा को पकड़ रहा हो। ये व्यक्ति, मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है, प्रोफेसर तरुण ने झिझकते हुए जवाब दिया, क्योंकि लता की आंखों में दिख रही उम्मीद का सामना करना उनके लिए मुश्किल था, जो किसी डूबते हुए व्यक्ति की तरह थी जो मोक्ष के लिए तिनके का सहारा ले रहा हो। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें कैसे नहीं पता? लता ने चौंकते हुए जवाब दिया। उसकी चमकीली आंखें तेजी से धुंधली पड़ गई। माफ करना, मैं तो आज सुबह ही। लता के चेहरे पर निराशा के भाव देखकर प्रोफेसर तरुण को देवांश कुलकर्णी का जिक्र करने पर अफसोस हुआ। चूंकि उन्हें देवांश का पता नहीं था, तो उसकी उम्मीदें क्यों बढ़ाए और उन्हें बेरहमी से तोड़ दे। प्रोफेसर तरुण की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आइए। प्रोफेसर तरुण ने थोड़ी सी भौहें चढ़ाई और कुछ नाराजगी से बोले। आमतौर पर वे किसी मरीज को उसके जाने के बाद ही अंदर आने देते थे। अब जबकि लता अभी गई भी नहीं थी और किसी ने दस्तक दी, तो प्रोफेसर तरुण, जो पहले से ही थोड़े बुरे मूड में थे, और भी ज्यादा परेशान हो गए। प्रोफेसर तरुण एक मरीज को देख रहे हैं। मुझे माफ करना मैडम, मुझे प्रोफेसर तरुण से कुछ बात करनी है और इसमें आपको बस कुछ ही मिनट लगेंगे। दरवाजा खोला गया और खरीद विभाग के प्रमुख मिश्रा अंदर आए। उनके पीछे देवांश कुलकर्णी भी थे। कोई बात नहीं, मेरा काम तो हो ही गया। लता ने मुस्कुराने की कोशिश की। ये ध्यान नहीं दिया कि प्रोफेसर तरुण ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी कोई भूत देखा हो, जो सीधे देवांश को घूर रहा था। क्या ये आप है? देवांश को उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर तरुण यहां मिलेंगे और वो चौंक गए। हाँ देवांश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी फिर से देख पाऊंगा। देवांश के बोलते ही प्रोफेसर तरुण तुरंत होश में आ गए। उनके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। प्रोफेसर तरुण, आप इन मिस्टर कुलकर्णी को जानते हैं? विभाग प्रमुख मिश्रा भी प्रोफेसर तरुण से कम हैरान नहीं हुए जब उन्होंने पहली बार पहाड़ों से आए युवक देवांश को देखा। आज सुबह अपने गृहनगर से विंध्यनगर लौटते समय हम ट्रेन में एक ही पंक्ति में बैठे थे। प्रोफेसर तरुण, जो जानते थे कि देवांश को दिखावे से नफरत है, ने सहजता से उत्तर दिया, तो बात ऐसी ही है। मैं सोच रहा था कि प्रोफेसर तरुण श्री कुलकर्णी को कैसे जानते होंगे। पता चला कि ये एक इत्तेफाक था। विभाग अध्यक्ष मिश्रा ने राहत की सांस लेते हुए चेहरे पर राहत की भावना दिखाई, साथ ही मन राहत की सांस भी ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रोफेसर तरुण दक्षिण प्रदेश के आयुर्वेदिक समुदाय में काफी प्रतिष्ठित थे और पारंपरिक चिकित्सा के भी वे काफी जानकार थे। अगर देवांश से उनका कोई रिश्ता होता तो मिश्रा दामों पर मोलभाव करते समय देवांश का फायदा नहीं उठा पाते। हालांकि मिश्रा अब देवांश को पूरी तरह से समान नजर से देखते थे और मामलों को संभालने में नियमों का पालन करते थे। लेकिन जब अंतिम कीमत पर बातचीत की बात आती तो वो देवांश से जरूर हिस्सा लेने की कोशिश करते। आखिरकार देवांश युवा थे, इंडस्ट्री से नहीं, और कुछ रिसर्च करने के बावजूद अंदरूनी लेन देन के बारे में उनकी जानकारी सीमित थी। लेकिन अगर प्रोफेसर तरुण बीच में आ जाते तो मिश्रा के पास देवांश को धोखा देने का कोई मौका नहीं होता। शुक्रिया प्रोफेसर तरुण, मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा। मैं विदा लेता हूं। लता ने प्रोफेसर तरुण की तरफ मुस्कुराकर कहा और फिर जाने के लिए तैयार हो गई। सुश्री लता, कोई जल्दी नहीं है, आपकी हालत में अभी भी सुधार की उम्मीद हो सकती है। मिश्रा से बातचीत पूरी करने के बाद हम आपकी बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं, प्रोफेसर तरुण ने जल्दी से कहा और उन्हें जाने से रोक दिया। लता को अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी का जिक्र प्रोफेसर तरुण ने पहले किया था
जो शायद उनकी अजीबोगरी बीमारी का इलाज कर सकता है, अब उनके सामने ही था। ये देखकर कि प्रोफेसर तरुण ने अभी अभी दावा किया था कि कोई समाधान नहीं है, फिर भी अब अचानक उसे वापस बुला लिया, वो थोड़ी उलझन में पड़ गई। हालांकि उम्मीद न होने से तो बेहतर ही है, इसलिए लता रुकने में हिचकिचाई नहीं। उसने प्रोफेसर तरुण को धन्यवाद दिया, फिर अपनी कुछ उत्सुकता और संदेह भरी नजर उस युवक की ओर घुमाई जो देहाती वेशभूषा में था। साफ तौर पर किसी छोटे से ग्रामीण इलाके से आया था। सेक्शन चीफ मिश्रा, क्या बात है? प्रोफेसर तरुण अयंगर ने लता अय्यर को पुकारा, फिर सेक्शन चीफ मिश्रा की ओर मुड़े। फिर उनकी नजर थोड़ी उलझन के साथ देवांश कुलकर्णी की ओर गई, जो उनके साथ थे। उन्हें स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि यह मामला देवांश से जुड़ा था। प्रोफेसर तरुण, बात यह है, श्री कुलकर्णी के पास एक जंगली श्याम केसरी जड़ है जिसे वे हमारे आयुष मंदिर को बेचना चाहते हैं। उनका दावा है कि ये जंगली श्याम केसरी 1000 साल पुरानी है। अभी अभी दवाखाने के शिक्षक जोशी ने हमें इसे देखने में मदद की और कहा कि ये आयुष मंदिर द्वारा 2 साल पहले बेची गई जड़ से भी पुरानी होनी चाहिए, लेकिन वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि ये सचमुच 1000 साल पुरानी है या नहीं। मुझे तो और भी कम यकीन है, इसलिए मैं इसे देखने के लिए प्रोफेसर तरुण से मदद मांगना चाहता था। अनुभाग प्रमुख मिश्रा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, 1000 साल पुराना जंगली श्याम केसरी, इसे यहां लाओ, मैं इसे देख लूं। प्रोफेसर तरुण ने उत्सुकता से कहा। उनकी आंखें चमक रही थी और वे आग्रह कर रहे थे। ये सुनकर देवांश ने अपने बैग से श्याम केसरी निकाली और प्रोफेसर तरुण को दे दी। इसे थोड़ी देर देखने के बाद प्रोफेसर तरुण ने उत्साह से सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये 1000 साल पुराना जंगली श्याम केसरी है। प्रोफेसर तरुण, क्या आपको इसे और ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है? सेक्शन चीफ मिश्रा ने यह देखकर कि प्रोफेसर तरुण ने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इसे मुश्किल से ही जांचा था, जल्दी से बीच में ही टोक दिया और बोलते हुए उन्हें एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। एक और सेक्शन चीफ मिश्रा को उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर तरुण इतनी जल्दी कोई फैसला ले लेंगे। दूसरी ओर उन्हें उम्मीद थी कि प्रोफेसर तरुण कुछ कम उम्र बताएंगे, शायद लगभग 800 साल, जो काफी करीब होगी क्योंकि 800 साल और 1000 साल के बीच का अंतर पहले से ही काफी धुंधला था और उसे पहचानना मुश्किल था। लेकिन जब कीमत की बात आई तो काफी अंतर था। अगर प्रोफेसर तरुण ने उम्र 1000 साल तय कर दी तो बाद में उनके लिए कीमत पर बातचीत करना मुश्किल हो जाएगा। प्रोफेसर तरुण, जो उम्र में बड़े और चतुर थे, सेक्शन चीफ मिश्रा की याद और उसके पीछे के अर्थ को अच्छी तरह समझ गए। समस्या ये थी कि उनके सामने खड़ा युवक कोई साधारण युवक नहीं था। जिस क्षण से सेक्शन चीफ मिश्रा ने बताया कि देवांश ने दावा किया है कि ये 1000 साल पुराना जंगली श्याम केसरी है, प्रोफेसर तरुण को पहले से ही विश्वास था कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी और इसी पूर्वधारणा के कारण उन्होंने इसकी बारीकी से जांच नहीं की। वरना अगर ये किसी और ने लाया होता तो वे इसे इतनी जल्दी पहचान नहीं पाते। आखिरकार 1000 साल पुराने जंगली श्याम केसरी की कीमत आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा थी। ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई गलती नहीं होगी। कीमत की बात करें तो 2 साल पहले हमने आयुष मंदिर में 800 साल पुराना एक टुकड़ा 10 लाख रुपए में बेचा था और ये उससे भी पुराना है। इसके अलावा 2 साल पहले की तुलना में मौजूदा बाजार में सुधार हुआ है। अगर आयुष मंदिर इसे बेचता तो इसकी कीमत निश्चित रूप से 10,07,000 या 8 लाख रुपए हो सकती थी। इतनी मूल्यवान औषधीय सामग्री और हमारे लागत जोखिम को देखते हुए मुझे लगता है कि लगभग 10,03 लाख रुपए की खरीद कीमत उचित है। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री कुलकर्णी इस कीमत से संतुष्ट होंगे? प्रोफेसर तरुण ने कहा और अंत में उन्होंने सेक्शन चीफ मिश्रा की ओर न देखकर देवांश की ओर देखा। सेक्शन चीफ मिश्रा ये सुनकर एकदम हक्के बक्के रह गए। आखिर क्या प्रोफेसर तरुण वाकई आयुष मंदिर में एक आउटपेशेंट विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रहे थे?
या फिर वे उनसे मुंह मोड़कर इस तरह से सब कुछ उलट पुलट कर रहे थे। उनकी मोलभाव करने की क्षमता खत्म हो गई। हालांकि देवांश को प्रोफेसर तरुण को देखकर लगा था कि कीमत बहुत ज्यादा निराशाजनक नहीं होगी, फिर भी 10,30,000 की रकम देखकर वो मन ही मन चौंक गया। ये कीमत उसकी उम्मीदों से बढ़कर थी। उसने 9 लाख से 10 लाख के बीच की कीमत का अनुमान लगाया था, ये जानते हुए कि आयुष मंदिर भी मुनाफा कमाना चाहेगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रोफेसर तरुण तुरंत 10,30,000 का सुझाव देंगे। बेशक देवांश इतना मूर्ख नहीं था कि प्रोफेसर तरुण और सेक्शन चीफ मिश्रा से कहें कि उसे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। एक पल सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, चूंकि प्रोफेसर तरुण ने ये कीमत सुझाई है तो चलिए मान लेते हैं। अरे वाह, सिर्फ प्रोफेसर तरुण के कहने पर कीमत स्वीकार करने का क्या मतलब है? मानो बेचने के लिए राजी होकर प्रोफेसर तरुण पर एहसान कर रहे हों। अच्छा सौदा मिलने के बाद ये तो बिल्कुल शर्मिलापन है। बिल्कुल। देवांश के हाव भाव और लहजे को देखकर सेक्शन चीफ मिश्रा इतने निराश हो गए कि उनके मुंह से खून निकलने ही वाला था। लेकिन प्रोफेसर तरुण दक्षिण प्रदेश में आयुर्वेद के एक प्रमुख विशेषज्ञ थे और आयुष मंदिर के मालिक के साथ उनके अच्छे संबंध थे। वरना अपने रुतबे के चलते वो हर हफ्ते आयुष मंदिर में आधे दिन का क्लिनिक लगाने की हिम्मत नहीं करते। चूंकि उन्होंने अपनी बात रखी थी, सेक्शन चीफ मिश्रा स्वाभाविक रूप से आपत्ति नहीं कर सकते थे। इसके अलावा प्रोफेसर तरुण का विश्लेषण वास्तविक स्थिति पर आधारित था। अगर आयुष मंदिर उस कीमत पर खरीदता तो उन्हें मुनाफा होता। इसलिए सेक्शन चीफ मिश्रा के लिए इतने पक्के मुनाफे वाले सौदे को ठुकराने का कोई कारण नहीं था। जरूर, चलो इसी कीमत पर बात तय करते हैं। क्या आपका बैंक खाता है? मैं अपने वित्त विभाग को सूचित कर दूंगा कि पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएं। 10 लाख 3 लाख बहुत बड़ी रकम है, इसे नकद देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। चीफ मिश्रा ने 10 लाख 3 लाख की रकम का जिक्र करते हुए हार मानते हुए कहा, हाँ, ये रहा मेरा बैंक कार्ड। देवांश ने तुरंत अपना बैंक कार्ड निकालते हुए कहा, तो फिर मेरे साथ वित्त विभाग चलो। चीफ मिश्रा ने कहा। देवांश ने कितनी सहजता और खूबसूरती से अपना बैंक कार्ड दिखाया, इस पर उनके दांत भींच गए। 10 लाख 3 लाख, बस यूं ही ये पहाड़ी लड़का श्याम केसरी खोदकर 10 लाख 3 लाख में बेच देता है, जबकि मैं तो जिंदगी भर इतनी कमाई किए बिना ही मेहनत करता रहा हूं। ठीक है, देवांश ने सिर हिलाया, फिर प्रोफेसर तरुण की ओर मुड़ा और बोला, शुक्रिया प्रोफेसर तरुण, मैं बाद में आऊंगा, इसका जिक्र मत करो, तुम इसके हकदार हो। प्रोफेसर तरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जाहिर तौर पर यह सुनकर कि देवांश बाद में लौटेगा, वे खुश थे और उन्होंने जल्दी से शिष्टाचार से जवाब दिया। देवांश बस मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला और चीफ मिश्रा के पीछे पीछे बाहर चला गया। प्रोफेसर तरुण, आपने अभी कहा था कि मेरी बीमारी के लिए अभी भी उम्मीद है। क्या हो सकता है कि आपने कोई नया नुस्खा सोच लिया हो? देवांश के जाने के बाद लता अय्यर को आखिरकार प्रोफेसर तरुण से बात करने का मौका मिला। हालांकि लेन देन की रकम बहुत ज्यादा थी, लेकिन लता के लिए ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो अपनी बीमारी को लेकर ज्यादा चिंतित थी। नहीं, मुझे डर है कि मैं आपकी बीमारी के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन याद रखें, मैंने किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया था जो आपकी दुर्लभ बीमारी का इलाज कर सकता है। मुझे पहले नहीं पता था कि वो कहाँ है, लेकिन अब पता है। प्रोफेसर तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में? वो कहाँ है? लता ने उत्साह से पूछा। ये वही युवक है जो अभी यहां था, देवांश कुलकर्णी। प्रोफेसर तरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हारा मतलब उस पहले वाले युवक से है? लता की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि प्रोफेसर तरुण द्वारा बताए गए उसकी अजीब बीमारी का इलाज करने वाला डॉक्टर कोई बूढ़ा आयुर्वेदिक चिकित्सक या चिकित्सा जगत का कोई युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं, बल्कि एक देहाती सा दिखने वाला युवक होगा। बिल्कुल वही है। अच्छा हुआ कि वो अब यहां नहीं है,
क्योंकि तुम्हारे पहले वाले रवैये को देखते हुए मुझे उससे मदद मांगने में शर्म आती। प्रोफेसर तरुण ने गंभीरता से कहा। लता, जो एक कंपनी की प्रमुख बन गई थी और उसके व्यवसाय को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया, निर्मला नेचुरल्स को पूरे दक्षिण क्षेत्र में प्रसिद्ध बनाया और भारत में एक निश्चित बाजार हिस्सेदारी हासिल की। स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान महिला थी, न कि केवल एक सुंदर चेहरा। प्रोफेसर तरुण ने विस्तार से बताया तो लता तुरंत समझ गई कि श्याम केसरी की बिक्री के दौरान आयुष मंदिर का पक्ष लेने के बजाय उन्होंने देवांश का पक्ष क्यों लिया था। उन्होंने बिना किसी गहन जांच के जड़ी बूटी को तुरंत पहचान लिया, जिससे साफ जाहिर था कि उन्हें उस युवक पर पूरा भरोसा था। लेकिन देवांश बिल्कुल भी डॉक्टर जैसा नहीं दिखता था और उसकी उम्र के कारण उसे जटिल रोगों का इलाज करने वाले चमत्कारी डॉक्टर के साथ जोड़ना मुश्किल था। प्रोफेसर तरुण पर अटूट विश्वास के बावजूद लता अपनी शंका व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक पाई। प्रोफेसर तरुण, क्या वो सचमुच ऐसा कर सकते हैं? कोई भी डॉक्टर सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता और मैं इसकी गारंटी तो बिल्कुल नहीं दे सकता कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसकी चिकित्सा क्षमताएं अद्वितीय है, खासकर कुछ कठिन और पेचीदा मामलों में, जहां मैं भी मान सकता हूं कि मैं उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अगर इस दुनिया में कोई है जो आपकी बीमारी ठीक कर सकता है, तो मेरा मानना है कि वो निश्चित रूप से उनमें से एक है। प्रोफेसर तरुण अयंगर ने सोचा और फिर जवाब दिया। रेलवे स्टेशन से निकलकर रास्ते में प्रोफेसर तरुण ट्रेन में हुई घटना और देवांश कुलकर्णी के साथ हुई बातचीत के बारे में बार बार सोचते रहे। आखिरकार उन्हें एक कठोर सच्चाई का एहसास हुआ। हालांकि देवांश उनसे बहुत छोटा था, फिर भी उसकी चिकित्सा क्षमताएं शायद उससे बेहतर थी, यहां तक कि कुछ मामलों में तो अतुलनीय भी। उदाहरण के लिए अस्थमा के इलाज की चमत्कारी विधि प्रोफेसर तरुण जानते थे। दुनिया में ऐसा दूसरा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल होगा। ठीक इसी वजह से जब उन्होंने लता अय्यर के चेहरे पर निराशा देखी, तो उन्हें अचानक देवांश की याद आ गई। प्रोफेसर तरुण को ये कहते देख लता को, भले ही वो संशयी थी, संदेह व्यक्त करना अनुचित लगा और वो बस यही उम्मीद कर सकती थी कि वो युवक उतना ही प्रभावशाली हो जितना प्रोफेसर तरुण ने बताया था। लेकिन जब भी वो उस युवा चेहरे के बारे में सोचती, जिस पर अभी भी अपरिपक्वता की एक झलक दिखाई देती थी, तो लता निराश होने से खुद को नहीं रोक पाती थी। आखिरकार ये एक अजीब बीमारी थी जिसका इलाज कई दिग्गज पूर्वी और पश्चिमी डॉक्टर नहीं कर पाए थे। क्या कोई युवक सचमुच ऐसा कर सकता है? सुश्री अय्यर, जब तक हम देवांश के आने का इंतजार कर रहे हैं, मैं पंजीकृत अन्य मरीजों से मिलूंगा। जब वो आएगा तो मैं उससे आपकी स्थिति पर चर्चा करूंगा और देखूंगा कि क्या वो मदद करने को तैयार है। मैं बताना भूल गया, वो एक अजीबोगरीब युवक है। आम भाषा में जिसे हम शहर में छिपकर रहने वाला एकांतवासी कहते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव अक्सर अजीब होता है, इसलिए मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उसे आपकी बीमारी का इलाज करने के लिए मना पाऊंगा और आपको तैयार रहना चाहिए। और हाँ, सिर्फ इसलिए दिखावा मत करना कि वो आपसे छोटा है, प्रोफेसर तरुण ने निर्देश दिया। और ट्रेन में देवांश द्वारा अपनी वरिष्ठता का दिखावा करने पर डांटे जाने की याद करते हुए उनका चेहरा थोड़ा गर्म हो गया। प्रोफेसर तरुण के आग्रह पर लता, जिसका मनोबल कुछ कमजोर था, को फिर से उम्मीद जगी और उसने जल्दी से कहा, धन्यवाद प्रोफेसर तरुण, मैं इसका ध्यान रखूंगा। आप आगे बढ़े, मैं बाहर इंतजार करूंगा। ठीक है, तो मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा, प्रोफेसर तरुण ने सिर हिलाकर जवाब दिया। विशेषज्ञ के स्वास्थ्य का ध्यान रखने और निदान प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय देने के लिए प्रतिदिन विशेषज्ञ परामर्श के समय आमतौर पर सीमित होते हैं। प्रोफेसर तरुण अपने व्यापक चिकित्सा अनुभव के साथ बाद में पंजीकृत हुए मरीजों को तुरंत देख लेते थे, क्योंकि उनकी कोई भी स्थिति गंभीर नहीं थी। जब तक देवांश विशेषज्ञ परामर्श कक्ष में वापस आया, प्रोफेसर तरुण के पास देखने के लिए केवल एक ही मरीज बचा था,
देवांश स्वाभाविक रूप से प्रोफेसर तरुण को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भी बाहर इंतजार करने के लिए तैयार हो गया। इस समय उसके चेहरे पर पहले जैसी शांति दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी धड़कनें सामान्य से कहीं ज्यादा तेज थी, क्योंकि उसकी जेब में रखे बैंक कार्ड में अब 13 लाख रुपए की भारी भरकम रकम थी। किसी भी आम नौजवान के लिए यह पहले से ही एक भावनात्मक टूटन का कारण बन जाता, फिर भी वो शांत भाव बनाए रखने में कामयाब रहा, जो निश्चित रूप से कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। थोड़ी तेज धड़कन वाकई कोई असामान्य बात नहीं थी। नमस्ते, मेरा नाम लता अय्यर है। हम अभी प्रोफेसर तरुण के क्लिनिक रूम में मिले थे। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। जैसे ही देवांश क्लिनिक रूम की ओर बढ़ा, लता ने उसे 13 लाख रुपए की भारी भरकम रकम संभालते देखकर शांत भाव से उसे चुपके से देखना शुरू कर दिया। उसे आखिरकार यकीन हो गया कि ये नौजवान कोई आम नहीं है, और उसे याद आया कि उसकी अपनी बीमारी भी इसी नौजवान पर निर्भर है। इसलिए वो उठी, अपनी सुंदर कमर हिलाई, उसके पास गई और अपना नाजुक हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मेरा नाम देवांश कुलकर्णी है और मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। देवांश, जो अब तक कई खूबसूरत महिलाओं को देख चुका था, लता जैसी खूबसूरत महिला को अपनी ओर हाथ बढ़ाते देखकर एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ हिलाया। उसका हाथ मुलायम था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ठंडा। देवांश ने अनायास ही थोड़ा भौहें चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, क्या मैं आपको आपके पहले नाम से बुला सकता हूं? लता, जो खुद एक कंपनी की अध्यक्ष थी, स्वाभाविक रूप से कुछ सामाजिक कौशल रखती थी। ये देखकर कि देवांश उनसे बातचीत करने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा था और अफवाहों के अनुसार उतना चिड़चिड़ा भी नहीं था, उसने बड़ी खूबसूरती से अपने बालों को अपने हाथ से सहलाया, मुस्कुराई और एक दोस्ताना और सहज अंदाज में पूछा, जिससे किसी को भी अलग थलग या असहज महसूस न हो। जरूर, आप कर सकती है, सुश्री अय्यर। देवांश ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। खूबसूरत औरतें हमेशा मर्दों को अच्छा महसूस कराती है, खासकर जब खूबसूरती ही उन्हें छूने की पहल करती है। बहुत कम मर्द उसके आकर्षण का विरोध कर पाते थे, और देवांश भी कोई अपवाद नहीं था। इसके अलावा वो स्वाभाविक रूप से पहाड़ी इलाके का एक सीधा सादा आदमी था। वो दूसरों के साथ भी उतना ही अच्छा व्यवहार करता था जितना लोग उसके साथ करते थे। ये देखकर कि देवांश के साथ घुलना मिलना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा आसान था, लता ने मन ही मन राहत की सांस ली और देवांश से बातचीत जारी रखने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी क्लिनिक का दरवाजा खुला और आखिरी मरीज अपनी जांच पूरी कर चुका था। देवांश, तुम यहां हो, अंदर क्यों नहीं आए? प्रोफेसर तरुण ने देखा कि देवांश पहले से ही बाहर खड़ा था और थोड़ा चौंके, फिर जल्दी से मुस्कुराते हुए बोले, तुम एक मरीज देख रहे थे, मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकता था? देवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हैं, ऐसा कहने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे साथ किसी अजनबी की तरह व्यवहार कर रहे हो। तुम्हारी चिकित्सा क्षमता मुझसे भी ज्यादा गहरी है, तो तुम कैसे परेशान कर सकते हो? प्रोफेसर तरुण हंस पड़े, ये देखकर कि प्रोफेसर तरुण ने डायरेक्टर मिश्रा के सामने तो बड़ी चालाकी से देवांश की पहचान छिपा ली थी, लेकिन अब लता के सामने उन्होंने उसे छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। इसके अलावा जब देवांश ने पहले लता का हाथ पकड़ा था तो उसे लगा था कि वो बहुत ठंडा है, और प्रोफेसर तरुण ने लता को पहले रुकने के लिए खास तौर पर कहा था। देवांश को एहसास हुआ कि प्रोफेसर तरुण शायद चाहते थे कि वो इस खूबसूरत महिला का निदान करने में उनकी मदद करे। देवांश उस समय कोई हंगामा नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर तरुण का उस पर एहसान था और लता ने उस पर अच्छी छाप छोड़ी थी, इसलिए प्रोफेसर तरुण द्वारा उसके लिए एक मरीज लाने की आजादी लेने पर उसे कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बजाय वो मुस्कुराते हुए क्लिनिक में गया और विनम्रता से कहा, मैं तो बस एक छात्र हूं, प्रोफेसर तरुण से मेरी तुलना नहीं हो सकती। प्रोफेसर तरुण के बातचीत करने का इंतजार किए बिना
देवांश लता की ओर मुड़ा और पूछा, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं आपकी नब्ज देखूं? बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुलकर्णी। लता को उम्मीद नहीं थी कि देवांश स्वेच्छा से आगे आएगा और वो बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से कहा। जैसे ही देवांश ने अपनी पहचान बताई, लता ने भी उसे संबोधित करने का तरीका बदल दिया। है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मैं असल में डॉक्टर नहीं हूं। मेरा मुख्य पेशा एक छात्र होना है। देवांश हंसा। सच में? तुम तो बस एक छात्र हो? लता आश्चर्य से बोली। वो सोचती थी कि प्रतिभाशाली लोगों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती। जाहिर है, मेरी उम्र में पढ़ाई के अलावा मैं और क्या कर रहा होता? देवांश ने हंसते हुए कहा और लता की नब्ज, इंच, बार और क्यूबिट की स्थिति में देखने के लिए अपनी 3 उंगलियां फैला दी। हाल के वर्षों में क्या तुम्हें कभी कभी चक्कर आते हैं या बेहोशी भी आती है? देवांश ने उसकी नब्ज देखते हुए ध्यान से पूछा। उसने लता से अपनी जीभ दिखाने के लिए नहीं कहा, बस थोड़ा सा मुंह बना लिया। जैसे ही देवांश ने यह बात कही, न केवल लता के चेहरे का रंग उड़ गया, बल्कि अनुभवी हर्बलिस्ट प्रोफेसर तरुण भी इतने हैरान हुए कि उनका मुंह खुला का खुला रह गया। लता की नब्ज देखकर उसके चक्कर आने का पता लगाना प्रोफेसर तरुण के बस में था, लेकिन यह कहना कि उसे बेहोशी के दौरे पड़ते हैं उनकी क्षमता से बाहर था। हाँ, डॉक्टर कुलकर्णी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह घटना 4 साल पहले शुरू हुई थी। इस झटके के बाद लता अय्यर ने बार बार सिर हिलाया। उनकी खूबसूरत आंखें उत्सुकता और प्रशंसा से चमक रही थी। जब उन्होंने देवांश कुलकर्णी को देखा, देवांश लता की नजरों से थोड़ा असहज हुआ और थोड़ा सा हिल गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, क्या 4 साल पहले आपके साथ कुछ भयावह हुआ था जिससे आपकी भावनाएं बहुत ज्यादा अस्थिर हो गई थी? इस पर लता और प्रोफेसर तरुण अयंगर इतने चकित थे कि वे मुश्किल से बोल पा रहे थे। खासकर प्रोफेसर तरुण एक आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते जानते थे कि एक डॉक्टर के लिए किसी बीमारी का निदान करना कितना मुश्किल होता है, मानो वो उसे अपनी आंखों से देख रहा हो। 4 साल पहले मेरे माता पिता एक कार दुर्घटना में मर गए थे और मैं सचमुच बहुत डर गई थी। लता ने काफी देर बाद आखिरकार अपना संयम संभाला। जवाब देते हुए उनकी आंखें थोड़ी लाल हो गई। माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें वो दर्दनाक यादें याद दिलाने का नहीं था। देवांश, हालांकि उसे अंदाजा था कि कुछ साल पहले लता के साथ कुछ भयावह हुआ था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी दुखद घटना होगी, और उसने सच्चे दिल से माफी मांगी। 4 साल हो गए हैं और मैं धीरे धीरे ढल गया हूं। डॉक्टर कुलकर्णी, क्या मेरी बीमारी ठीक हो सकती है? लता ने अपनी आंखों के कोने पोंछे और फिर आशा से भरे चेहरे से देवांश की ओर देखा। वो अभी जवान थी और स्वाभाविक रूप से नहीं चाहती थी कि एक दिन बेहोश होकर फिर कभी न उठे। देवांश ने चेहरे पर परेशानी भरे भाव के साथ लता की ओर देखा। देवांश के चेहरे पर बेचैनी के भाव देखकर लता को लगा कि वो उसका इलाज नहीं कर सकता। उसकी उम्मीद धीरे धीरे कम होती गई और उसने देवांश को एक दुखद मुस्कान देते हुए कहा, भले ही इसका इलाज नहीं हो सकता, फिर भी मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं। लता के चेहरे पर दुखद मुस्कान देखकर देवांश के दिल में एक अजीब सी पीड़ा हुई और वो बोल पड़ा, मैंने ये नहीं कहा कि इसका इलाज नहीं हो सकता। मैंने तो बस क्या? तुम कहो, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। लता का चेहरा अचानक चमक उठा और उत्साह में उसने अचानक देवांश के हाथ पकड़ लिए। मैं पैसों के लिए बीमारियों का इलाज नहीं करता। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारी हालत मेरे लिए इलाज करने में थोड़ी असहज है, देवांश ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा और धीरे से अपने हाथ लता से अलग कर लिए। पैसों के लिए नहीं? लता थोड़ी स्तब्ध रह गई। उसकी नजर धीरे धीरे देवांश पर हतप्रभ हो गई। उसने पाया कि अब वो सामने खड़े युवक को समझ नहीं पा रही थी। क्या वो अभी कुछ देर पहले ही पैसे कमाने के लिए श्याम केसरी नहीं बेच रहा था?
और बीमारी का इलाज करने में इतनी असुविधा क्या हो सकती है? डॉक्टर कुलकर्णी, क्या आपका मतलब दवा की बजाय मालिश या एक्यूपंक्चर से है? प्रोफेसर तरुण आखिरकार एक डॉक्टर थे और लता की हालत को कुछ हद तक समझते थे। इसके अलावा सुबह ट्रेन में देवांश की चमत्कारी मालिश तकनीक देखकर वो तुरंत समझ गई कि देवांश का क्या मतलब था। हालांकि प्रोफेसर तरुण के देवांश को संबोधित करने के तरीके में एक हल्का सा बदलाव आया। अब वो उसे उसके नाम से नहीं बल्कि डॉक्टर कुलकर्णी कहकर पुकारने लगे। जाहिर है देवांश के निदान ने प्रोफेसर तरुण को पूरी तरह से प्रभावित कर लिया था। आप सही कह रहे हैं। सुश्री अय्यर को चक्कर आने और यहां तक कि बेहोशी आने का मुख्य कारण हृदय नाड़ी और शंख नाड़ी में रुकावट है, जिससे रक्त संचार बाधित होता है और हृदय तक प्राणरक्त की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती। प्राकृतिक उपचार यही होगा कि इन दोनों नाड़ियों को खोल दिया जाए। शुरुआत में हम इलाज के लिए दवा का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अभी जब मैं सुश्री अय्यर की नाड़ी की जांच कर रहा था तो मुझे पता चला कि उन्हें नाड़ियों को खोलने के लिए पहले ही ज्यादा मात्रा में दवा दी जा चुकी थी, जिससे उनके जठरांत्र संबंधी अंगों को नुकसान पहुंचा था। अब ज्यादा दवा का इस्तेमाल शायद उचित न हो, क्योंकि इससे ये समस्या तो ठीक हो सकती है, लेकिन इससे कहीं और बीमारियां हो सकती है। देवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, खांसी खांसी, वो दवा पहले मैंने लिखी थी। मुझे तो बहुत जल्दबाजी हो गई थी। प्रोफेसर तरुण ने बीच में बोलते हुए कहा। उनका चेहरा शर्मिंदगी और अपराध बोध से लाल हो गया था। नाड़ियों को खोलने का आपका विचार सही है, लेकिन आपने पूरी तरह से विचार नहीं किया। आयुर्वेद और पश्चिमी चिकित्सा में एक बड़ा अंतर यह है कि आयुर्वेद पूरे मानव का इलाज करता है, न कि सिर्फ सिरदर्द के लिए सिर या पैर के दर्द के लिए पैर का। आपने सिर्फ नाड़ियों को खोलने पर ध्यान केंद्रित किया। सुश्री अय्यर की आंतरिक सहनशीलता को भूल गए, जो वास्तव में पश्चिमी चिकित्सा उपचार से ज्यादा मिलती जुलती है। आपके नुस्खे में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए था, देवांश ने कहा। डॉक्टर कुलकर्णी ने जो कहा वो सही है। प्रोफेसर तरुण ने सहमति में सिर हिलाया। ये दृश्य देखकर लता इतनी स्तब्ध रह गई कि उनके लाल होंठ हल्के से खुल गए और वे अपनी चिकित्सा के बारे में भूल गई। ये दृश्य ऐसा होना चाहिए था जहां एक प्रोफेसर एक युवा को व्याख्यान दे रहा हो, लेकिन यहां एक युवा एक प्रोफेसर को निर्देश दे रहा था और उसकी आलोचना कर रहा था, जबकि प्रोफेसर एक छात्र की तरह लगातार सिर हिला रहा था। इस गलती की वजह से मौजूदा इलाज के विकल्पों में सिर्फ एक्यूपंक्चर और मालिश ही शामिल है। देवांश ने चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी के भाव के साथ थोड़ा रुकते हुए कहा, चूंकि ये दोनों नाड़ियां वक्ष से होकर गुजरती हैं और शंख नाड़ी का हृदय बिंदु स्तनों से भी ऊपर होता है, इसलिए बेहतर परिणाम पाने के लिए आदर्श रूप से पूरे शरीर की नाड़ियों को खोलना जरूरी है। अगर ये कोई पुरुष होता तो देवांश को स्वाभाविक रूप से कोई हिचकिचाहट नहीं होती, लेकिन एक नाजुक शहरी सुंदरता के लिए उस युवक को असहजता क्यों महसूस नहीं होती? क्या उसे अपने सामने खड़ी इस बड़ी बहन जैसी आकृति से पूरे शरीर के एक्यूपंक्चर और मालिश के लिए अपने कपड़े उतारने के लिए कहना चाहिए था? क्या एक्यूपंक्चर और मालिश वाकई काम करते हैं? मैं पहले दिल्ली में प्रोफेसर विमला मेनन के पास एक्यूपंक्चर के लिए गई थी, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं हुआ, लता ने कहा, जिन्होंने पहले राजधानी में वक्ष क्षेत्र पर केंद्रित एक्यूपंक्चर का अनुभव किया था। अब उन्हें आखिरकार समझ में आया कि देवांश को असहजता क्यों महसूस हुई और उन्होंने कहा कि यह असुविधाजनक था। यद्यपि लता एक महिला अधिकारी थी और आमतौर पर शर्मीली नहीं थी, फिर भी जब उसने पूछा तो उसके गाल जलने लगे और उसकी आवाज कांपने लगी। अगर आपको बस हल्का चक्कर आ रहा था तो साधारण एक्यूपंक्चर कारगर होगा, लेकिन चूंकि आप बेहोशी की हालत में पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी नाड़ियों में रुकावटें बहुत गंभीर हैं और साधारण एक्यूपंक्चर अब उन्हें खोलने में आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको मेरी विशेष एक्यूपंक्चर और मालिश तकनीकों की जरूरत होगी। इसके अलावा मेरी सीमित क्षमताओं के कारण एक सत्र पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए 7
या 8 सत्रों की आवश्यकता हो सकती है। और चूंकि नाड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए पूरे शरीर की रुकावटें खोलना सबसे अच्छा होगा, खासकर छाती के हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अफसोस की बात है कि मेरे गुरु यहां नहीं हैं, वरना वे आपको एक ही बार में ठीक कर सकते थे, देवांश ने कहा। उसकी आंखों में एक उदास भाव था जो तुरंत गायब हो गया। चूंकि ऐसा ही है, तो क्या मैं डॉक्टर कुलकर्णी को एक्यूपंक्चर मालिश में मदद करने के लिए परेशान कर सकता हूं? लता ने अपने चमकते होठों को काटा। उनकी आवाज कांप रही थी और उन्होंने एक लंबे विराम के बाद हकलाते हुए अनुरोध किया, ये कैसा रहेगा? मैं शुरुआत तुम्हारे पेट और शरीर को नियंत्रित करने वाली कुछ दवाइयां दूंगा, और लगभग 1-1.5 साल बाद, जब तुम्हारा जठरांत्र तंत्र पूरी तरह ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें नाड़ियों को खोलने का एक नुस्खा दूंगा। कुछ समय तक इसे लेने के बाद तुम ठीक हो जाओगी। क्योंकि स्त्री पुरुष में भेद होता है, इसलिए यह तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी असुविधाजनक है ना? लता को देखकर देवांश का मन थोड़ा बेचैन हो गया। मैं अचानक बिना जाने कब बेहोश हो जाती हूं। ये बहुत हो गया। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहती। अगर आप एक्यूपंक्चर और मालिश में मेरी मदद कर सके तो आज ही कर लेते हैं, लता अय्यर ने दांत पीसते हुए कहा और हिम्मत से देवांश कुलकर्णी की ओर देखा। अब वो पहले की तरह कांपती और सिर झुकाती नहीं दिख रही थी। डॉक्टर कुलकर्णी, सुश्री अय्यर एक अच्छी इंसान है। उन्होंने पहाड़ी इलाकों के कई बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी है, इसलिए आपको सुश्री अय्यर की हालत में और देरी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एक डॉक्टर का कर्तव्य माता पिता का होता है और सुविधा का कोई सवाल ही नहीं है। निजी तौर पर मुझे आपकी अनोखी मालिश तकनीकों पर और भी ज्यादा भरोसा है, प्रोफेसर तरुण अयंगर ने कहा, यह देखकर कि देवांश अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था और लता की ओर देखकर उसे मनाने लगे। ऐसे में मैं सिर्फ अपमान ही कर सकता हूं। एक युवती को भी कोई आपत्ति न होने और प्रोफेसर तरुण के ऐसा कहने पर देवांश के पास मना करने का कोई कारण नहीं था, खासकर जब प्रोफेसर तरुण ने बताया कि लता ने पहाड़ों में कई बच्चों को प्रायोजित भी किया है, तो देवांश को और भी ज्यादा सम्मान का एहसास हुआ। ऐसा नहीं है कि आप मुझे नाराज कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर कुलकर्णी, लता ने देवांश को प्रणाम करते हुए कहा। जैसे ही उसने प्रणाम किया, उसकी गर्दन थोड़ी सी खुली हुई थी, जिससे चीनी मिट्टी जैसी सफेद त्वचा दिखाई दे रही थी, जिसने युवा देवांश को अंदर ही अंदर उत्तेजित और पीड़ा पहुंचाई। लेकिन पहले ही कहे जा चुके शब्दों के कारण उसके पास उन्हें वापस लेने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा प्रोफेसर तरुण के शब्द गलत नहीं थे। इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज वास्तव में एक्यूपंक्चर और मालिश ही था। बेशक इस तरह की मालिश और एक्यूपंक्चर निश्चित रूप से देवांश की प्राण शक्ति की एक बड़ी मात्रा का उपभोग करते, क्योंकि उनकी तथाकथित अनोखी विधि में नाड़ियों को साफ करने में मदद करने के लिए एक्यूपंक्चर और मालिश करने हेतु ऊर्जा का हेरफेर करना शामिल था। उन्हें यह बताना असुविधाजनक लगा कि उन्होंने प्राण शक्ति का उपयोग किया था। यहां मेरा एक निजी कमरा है। सुश्री अय्यर, क्या आप डॉक्टर कुलकर्णी से एक्यूपंक्चर और मालिश करवाना चाहेंगी या कोई और जगह ढूंढना चाहेंगी? दोनों के निर्णय ले लेने के बाद प्रोफेसर तरुण ने पूछा, डॉक्टर कुलकर्णी, क्या मैं आपको अपने घर आकर एक्यूपंक्चर और मालिश करवा सकती हूं? लता ने प्रोफेसर तरुण को जवाब देने के बजाय देवांश से पूछा। महिलाओं में अक्सर सफाई का थोड़ा जुनून होता है, खासकर लता जैसी महिलाओं में जो अच्छे परिवारों से आती है। अपने सारे कपड़े उतारने की जरूरत के कारण अगर उन्हें विकल्प दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से वे इसे घर पर ही करना पसंद करेंगी। इसके अलावा इस तरह वे ज्यादा सहज और आरामदायक महसूस कर सकेंगी। मैं हर जगह ऐसा ही हूं, बस जहां आपको ज्यादा आराम महसूस हो वहां से चुन लीजिए, देवांश ने जवाब दिया। तो चलो मेरे घर चलते हैं, लता ने कहा। फिर प्रोफेसर तरुण की ओर मुड़ी और कृतज्ञता पूर्वक बोली,
प्रोफेसर तरुण, मैं सचमुच आपकी बहुत आभारी हूं। आज का दिन सुविधाजनक नहीं है, लेकिन मैं किसी और दिन आपसे मिलकर अपना आभार व्यक्त करूंगी। सुश्री अय्यर, आप बहुत ज्यादा विनम्र हो रही हैं। मैंने वास्तव में कुछ खास नहीं किया, बल्कि हो सकता है कि मैंने आपको कुछ परेशानी में डाल दिया हो। प्रोफेसर तरुण ने उत्तर दिया। प्रोफेसर तरुण, कृपया ऐसा न कहें। मेरी हालत पहले से ही इतनी खराब है कि उसका इलाज करना मुश्किल है, लता ने जल्दी से जवाब दिया। हमारे लिए तो हो सकता है, लेकिन डॉक्टर कुलकर्णी के लिए नहीं, प्रोफेसर तरुण ने आत्मीयता से कहा। प्रोफेसर तरुण, आपकी चिकित्सा कुशलताएं बहुत प्रभावशाली है। बस कोई बात नहीं, मैं अपना पता छोड़ जाऊंगा। अगर कुछ हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप मुझसे मिलने ना आए। मेरे माता पिता अब भी चाहते हैं कि मैं खूब पढ़ाई करूं और किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लूं। देवांश शुरू में प्रोफेसर तरुण की तारीफ करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि यह थोड़ा बेतुका लग रहा है, क्योंकि उसकी नजर में प्रोफेसर तरुण की चिकित्सा कुशलताएं ज्यादा से ज्यादा औसत से ऊपर थी। इसलिए आधे रास्ते में ही उसने बस एक कलम और कागज उठाया और प्रोफेसर तरुण के लिए अपना स्कूल और कक्षा छोड़ दी। उस सुबह ट्रेन में प्रोफेसर तरुण ने उनका संपर्क विवरण मांगा था, लेकिन उस समय देवांश अभी भी उनसे सावधान था और उन पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा था। अब ये जानकर कि प्रोफेसर तरुण की चिकित्सा कुशलताएं प्रभावशाली तो नहीं थी, लेकिन वे वाकई एक नेक इंसान थे, एक सच्चे परोपकारी डॉक्टर, उसने अपना संपर्क विवरण छोड़ने का फैसला किया। शुक्र है उस समय किसी को नहीं पता था कि देवांश क्या सोच रहा था, वरना अगर किसी को पता चलता कि कोई युवक प्रोफेसर तरुण के चिकित्सा कौशल की गुप्त रूप से आलोचना करने की हिम्मत करता है, तो वे जरूर गुस्से से उछल पड़ते और उसे डांटते। प्रोफेसर तरुण ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पहले ट्रेन में देवांश से उसका संपर्क विवरण न पूछ पाने के बाद और अब उसके चिकित्सा कौशल को और भी चमत्कारी होते देखकर और उम्मीद करने की हिम्मत न होने के कारण देवांश सचमुच अपना संपर्क विवरण छोड़ने की पहल करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि उनसे न मिलना ही बेहतर है। उन्होंने ये भी बताया कि पत्र लिखना संभव है, जिसका मतलब था कि अगर मुसीबत में देवांश सलाह लेने आए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रोफेसर तरुण के लिए ये एक अप्रत्याशित खुशी थी। उन्होंने जल्दी से देवांश का संपर्क विवरण वाला कागज लिया और ध्यान से उसे एक तरफ रख दिया और कहा, डॉक्टर कुलकर्णी, निश्चिंत रहें, जब तक बहुत जरूरी न हो। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। अगर मुझे सचमुच किसी चीज की जरूरत भी पड़ी तो मैं आपसे निजी तौर पर मिलूंगा और किसी और को बिल्कुल भी सूचित नहीं करूंगा। इस बार एक वरिष्ठ प्रोफेसर और विशेषज्ञ प्रोफेसर तरुण ने देवांश को संबोधित करते समय सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया। दक्षिण प्रदेश में ऐसा बहुत कम होता था, चूंकि दक्षिण के लोग उत्तर के लोगों से अलग होते हैं, इसलिए रीति रिवाजों के कारण दक्षिण के लोग आप शब्द का प्रयोग कम ही करते हैं और आमतौर पर बड़ों के लिए भी सामान्य अवसरों पर केवल तुम का ही प्रयोग करते हैं। वे केवल तभी आप शब्द का प्रयोग करते हैं जब वे जानबूझकर सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब अधीनस्थ अपने नेताओं की चापलूसी करना चाहते हैं तो वे जानबूझकर आप का प्रयोग करते हैं। या कभी कभी उत्तर के लोगों के साथ व्यवहार करते समय जो अक्सर आप कहते हैं, दक्षिण के लोगों को भी ऐसा ही करना पड़ता है, अन्यथा ये अहंकारी लगेगा। वास्तव में जब दक्षिण के लोग तुम कहते हैं तो इसका अर्थ अनादर नहीं होता। इस समय प्रोफेसर तरुण द्वारा आप शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से देवांश के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए किया गया था, ताकि भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने पर वे उसकी सलाह ले सके। तो फिर बात बन गई। मैंने आज राज्य की राजधानी आने के लिए एक दिन की छुट्टी ली है और कल सुबह क्लास से पहले मालगुडी जिले वापस जाना है, इसलिए अब और देर नहीं करूंगा। अगर आगे कुछ हुआ तो हम पत्रों के जरिए संपर्क कर सकते हैं। प्रोफेसर तरुण की ये बात सुनकर देवांश को भी राहत मिली। उन्होंने कुछ और बातें की और फिर लता के साथ
क्लिनिक से निकल गए। प्रोफेसर तरुण पहले तो उन्हें बाहर तक छोड़ने आए, लेकिन देवांश ने मना कर दिया। देवांश के स्वभाव को समझते हुए प्रोफेसर तरुण ने जिद नहीं की। लता और देवांश साथ साथ विशेषज्ञ क्लिनिक से बाहर निकले और नीचे चले गए। नीचे पंजीकरण कक्ष था, जहां एक साहसी और जोशीली युवती, जो लगभग लता की ही उम्र की थी, बैठी थी। लता को नीचे आते देख वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और उनके पास गई। सुश्री अय्यर, क्या आप जा रही हैं? पास आते ही उस महिला ने अभिवादन किया। उसकी आंखें कई बार देवांश को शक भरी निगाहों से घूर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सादे कपड़ों वाला युवक कौन है, और वो सोच रही थी कि वो उसके बॉस के साथ क्यों है। हाँ देवांश, ये मेरा ड्राइवर मीना है। मीना, ये मेरा दोस्त देवांश कुलकर्णी है। तुम उसे मिस्टर कुलकर्णी कह सकते हो। लता ने सिर हिलाया और फिर बोली। विशेषज्ञ क्लिनिक से निकलने के बाद दोनों ने निजी तौर पर यह समझौता किया था। इस तरह का संबोधन मुख्यतः इसलिए था क्योंकि देवांश अपनी ओर ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। आखिरकार 16 साल का डॉक्टर होने के नाते दूसरों का ध्यान आकर्षित किए बिना रहना मुश्किल होगा। यह सुनकर मीना की आंखों में एक चमक सी उभर आई, लेकिन उसने तुरंत इसे नजरअंदाज कर दिया। एक 16-17 साल का लड़का मिस्टर कह सकता है? जाहिर है मीना तो बस एक ड्राइवर थी। उसका बॉस जो भी कहता वो मान लेती। मन ही मन सोचना काफी था, और वो अपने विचार जाहिर नहीं करती थी। नमस्ते सिस्टर अय्यर, देवांश कुलकर्णी ने हाथ बढ़ाकर उनका अभिवादन किया। नमस्ते मिस्टर कुलकर्णी। मीना की आंखें फिर से आश्चर्य से चमक उठीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सादे कपड़े पहने ये युवक इतनी उदारता और उचित व्यवहार करेगा। उसकी वेशभूषा या उम्र के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे बस देवांश कहो। मिस्टर कुलकर्णी, बहुत अजीब लगता है, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बॉस अय्यर के दोस्त हैं। मैं आपको आपके पहले नाम से पुकारने की हिम्मत नहीं कर सकती। मीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर में वे पार्किंग स्थल पर पहुंच गए, जो अब के विपरीत, जहां हर जगह गाड़ियां खड़ी रहती हैं, बिल्कुल खाली था। बेशक वहां शायद ही कोई लग्जरी कार थी। ज्यादातर काली मारुति एस्टीम या सफेद एम्बेसडर क्लासिक्स, साथ ही कुछ फिएट और प्रीमियर पद्मिनी भी थी। इसलिए लता अय्यर की इंपोर्टेड काली ऑडी 200 वहां खड़ी नजर आ रही थी। देवांश ने एक नजर में उस कार को देखा और सोचा कि ये अच्छा है। तभी मीना आगे बढ़ गई, कार का पिछला दरवाजा खोला और लता को बैठने देने की कोशिश की, लेकिन लता रुक गई। देवांश की ओर मुड़ी और बोली, देवांश, तुम्हारे बाद। देवांश ने लता के सामने कोई औपचारिकता नहीं निभाई और ऑडी 200 में बैठ गया। अक्सर जब तक आप तुलना नहीं करते, तब तक आपको चीजों के बीच के अंतर का एहसास नहीं होता। पहली बार जब देवांश सेडान में सवार हुआ तो उसे टैक्सी बहुत आरामदायक लगी, पहाड़ों से आने वाली उन जर्जर जीपों से कहीं बेहतर। अब ऑडी 200 में बैठकर उसकी चिकनी चमड़े की सीटों को छूते हुए वो खुद को रोक नहीं पाया और बोला, ये वाकई बहुत अच्छी कार है, छूने में भी आरामदायक लगती है। ये सुनकर मीना की आंखों में एक उपहासपूर्ण चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, एक पहाड़ी लड़का तो पहाड़ी लड़का ही होता है। शायद उसने जिंदगी में कभी इतनी अच्छी कार नहीं चलाई होगी। ये मीना की गलती नहीं थी। उस जमाने में गाड़ी चलाना काफी प्रभावशाली माना जाता था, और एक महिला के लिए तो और भी ज्यादा। हालांकि मीना सिर्फ एक ड्राइवर थी, उसकी कमाई आयुष मंदिर के कई फार्मासिस्टों से ज्यादा थी। इसके अलावा लता अय्यर के साथ वो सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों से मिली, जिससे स्वाभाविक रूप से उसका नजरिया बेहतर हुआ। देवांश जैसे सादे कपड़े पहने हुए व्यक्ति के लिए अगर लता का रिश्ता न होता तो वो उसे एक नजर भी नहीं देखती। है, ये इतना महंगा नहीं है, बस लगभग 4 लाख रुपए का है। अब तुम करोड़पति हो, अगर तुम चाहो तो आसानी से एक खरीद सकते हो, लता ने मुस्कुराते हुए कहा।
तुम इसे कितना आसान बना रहे हो। बस लगभग 4 लाख रुपए। अगर मैं इस तरह खर्च करता तो मेरे थोड़े से पैसे ज्यादा दिन नहीं टिकते, देवांश ने हंसते हुए कहा। दोनों के बीच बातचीत के दौरान गाड़ी चला रही मीना का स्टीयरिंग व्हील पर हाथ अचानक से लग गया, जिससे साइकिल पर सड़क पार कर रहे एक अधेड़ उम्र के आदमी से टकराते टकराते बची। हे भगवान, किसी किताब का उसके कवर से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये साधारण सा दिखने वाला नौजवान असल में करोड़पति है। अगर तुम इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते तो मैं एक खरीद कर तुम्हें दे सकती हूं, लता ने कहा। ये सुनते ही स्टीयरिंग व्हील पर मीना का हाथ एक बार फिर कांप उठा। 4 लाख की गाड़ी, अगर तुम गिफ्ट देना भी चाहते तो ये तरीका नहीं था। और दूसरी तरफ वो भी एक पहाड़ी नौजवान था। है, मैं इस साल सिर्फ 16 साल का हूं, अभी हाई स्कूल का छात्र हूं। अगर आप मुझे कार भी दे दें तो भी मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, देवांश ने हंसते हुए कहा। तभी लता को एहसास हुआ कि देवांश अभी छोटा है और कार होने पर भी वो उसे चला नहीं पाएगा, इसलिए वो बस अजीब तरह से हंस पड़ी। लता का अपार्टमेंट 20 मंजिला ऊंची इमारत थी, जो शहरी इलाके में बहने वाली कालिंदी नदी के किनारे स्थित थी। ये पूरे विंध्य शहर में ऊंची इमारतों वाले आवासीय अपार्टमेंट की पहली पीढ़ी थी और सचमुच एक उच्च स्तरीय आवासीय क्षेत्र था। अंदर एक लिफ्ट, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और एक सुरक्षा प्रवेश प्रणाली थी। जब भी कोई आता तो निवासी इंटरकॉम का इस्तेमाल करके पूछताछ कर सकते थे और यहां तक कि टीवी पर भी आगंतुक की उपस्थिति देख सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे मुंबई के कुछ टीवी धारावाहिकों में दिखाई जाती है। इस प्रकार आम लोगों के लिए इन ऊंची इमारतों वाले अपार्टमेंट में रहना मुंबई में रहने जैसा था। उस समय मुंबई एक बेहद विकसित शहर का प्रतीक था। आज की तरह नहीं, जब भारत के कुछ मुख्य शहर मुंबई के बराबर आ गए हैं और कुछ मामलों में मुंबई से कमतर भी नहीं है। बेशक ऐसे आलीशान अपार्टमेंट की कीमत बहुत ज्यादा होती थी, प्रति वर्ग फुट लगभग 5,000 रुपए तक, जबकि आसपास के साधारण अपार्टमेंट की कीमत ज्यादा से ज्यादा 1 से 2,000 रुपए प्रति वर्ग फुट होती थी। हालांकि देवांश मालगुडी ग्रैंड होटल देख चुका था और एक ग्रामीण व्यक्ति के तौर पर कह सकता है कि उसने दुनिया देखी थी, लेकिन होटल एक आवासीय संपत्ति से अलग होता है। इसलिए जब वो पहली बार लता के साथ यदु रेजिडेंसी, इस पहली पीढ़ी के ऊंचे अपार्टमेंट में पहुंचा तो देवांश को अभी भी आश्चर्य हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि लता का अपार्टमेंट 19वीं मंजिल पर था, जहां फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियों के सामने खड़े होकर चौड़ी कालिंदी नदी और विंध्य नगरी का अधिकांश हिस्सा देखा जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय विंध्य नगरी राज्य की राजधानी होने के बावजूद वहां ज्यादा गगनचुंबी इमारतें नहीं थी और शहरी क्षेत्र भी उतना बड़ा नहीं था। ये जगह वाकई बहुत अच्छी है। देवांश जमीन से छत तक ऊंची खिड़कियों के सामने खड़ा होकर नीचे का नजारा देख रहा था। उसे एक उपलब्धि का एहसास हो रहा था और वो खुद को खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अगर आपको ये पसंद है तो यदु रेजिडेंसी में अभी भी कुछ बिना बिके घर हैं। मैं आपको एक खरीदने में मदद कर सकती हूँ। इसलिए अगर आप 2-3 साल में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए विंध्य सिटी आएंगी तो आपके पास कैंपस के बाहर रहने के लिए एक जगह होगी, लता ने कहा। बहन अय्यर, मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं पैसों के लिए मरीजों का इलाज नहीं करता। अभी भी यही हाल है और आगे भी यही रहेगा। मैं अपनी मेडिकल स्किल्स का इस्तेमाल रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपनी जिंदगी जीने का तरीका ही खो दूंगा। देवांश ने लता के इरादे भांपते हुए गंभीर भाव से कहा। देवांश का दृढ़ निश्चय देखकर लता ने मुआवजे के बारे में सोचना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोली, लगता है मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी, जिसे मैं चुका नहीं पाऊंगी। तुम्हें मेरी डॉक्टरी पर इतना भरोसा है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम जल्दबाजी में बोल रहे हो? देवांश, जो अब लता से परिचित था, सहजता से बोला, एक खूबसूरत महिला अधिकारी के सामने संयम खोते हुए। अगर प्रोफेसर तरुण तुम पर इतना भरोसा करते हैं
कि तुम्हारी सलाह लेते हैं, तो मेरे पास तुम पर विश्वास न करने की क्या वजह है? अगर तुम भी मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते तो मैं इलाज कराने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दूंगी। जब यह मुझे बुलाएंगे मैं चली जाऊंगी। लता ने देवांश की ओर देखते हुए कहा। खांसी खांसी, इतनी गंभीरता से मत बोलो। ठीक है, चलो पहले शुरू करते हैं। मुझे अभी कुछ काम बाकी है और खत्म होने के बाद मुझे शाम 6 बजे की ट्रेन भी पकड़नी है। देवांश ने जल्दी से बीच में ही टोक दिया। ये देखकर कि लता थोड़ी निराशावादी हो रही थी। जब देवांश ने शुरू करने का जिक्र किया तो लता को आने वाले सेशन की याद आ गई और उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं पहले जल्दी से नहा लेती हूं। उसने देवांश के जवाब का इंतजार नहीं किया, जल्दी से अपने मास्टर बेडरूम में घुस गई और फिर दरवाजा बंद कर लिया। ये देखकर देवांश ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये तो बस सुई लगाने और साधारण फिजियोथेरेपी का मामला था। क्या इसके लिए वाकई किसी खास स्नान और कपड़े बदलने की जरूरत थी? देवांश ने मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुलने से पहले लगभग 15 मिनट तक बाहर इंतजार किया। सफेद स्नान वस्त्र में लिपटी लता की छाती बर्फ की तरह सफेद दिखाई दे रही थी। उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और पानी की कुछ बूंदों से चमक रहे थे, जो असाधारण रूप से आकर्षक लग रहे थे। मैं तैयार हूं। लता अय्यर आगे आने वाले काम के बारे में सोचते हुए कमजोरी से दरवाजे की चौखट पर टिक गई और अपने लाल होठों को काटते हुए देवांश कुलकर्णी से बोली और मन ही मन खुद से बार बार कह रही थी, वो डॉक्टर है और बच्चा भी है, बस बच्चा। लता ने खुद को कितना भी समझाने की कोशिश की हो, वो देवांश की लगभग 1.7 मीटर की लंबाई, साफ सुथरे उभरे हुए बालों और उसके होठों पर बढ़ती हुई दाढ़ी को नजरअंदाज नहीं कर सकी। वो उसे एक बच्चे की तरह कैसे पाल सकती थी? लता को अंदाजा ही नहीं था कि वो बाथरोब पहने हल्के गीले बालों के साथ दरवाजे की चौखट पर टिकी हुई कितनी आकर्षक लग रही थी। अगर देवांश नेक दिल और दृढ़ निश्चय वाले इंसान न होते तो शायद कोई भी दूसरा मर्द इस पल उन पर टूट पड़ता। ठीक है, देवांश ने एक गहरी सांस ली और फिर किसी वीर की तरह जो फांसी पर चढ़ रहा हो, उसने अपना सिर उठाया और बेडरूम की ओर चल दिया। देवांश को आते देख लता दरवाजे से मुंह मोड़कर बिस्तर के पास चली गई और देवांश की ओर पीठ करके अपना बाथरोब उतारने लगी। जरा रुको, देवांश ने जल्दी से कहा। उसकी नजरें बेडरूम पर टिक गई। कमरा बहुत ही आरामदायक और स्त्रैण बनाया गया था। सब कुछ गुलाबी रंग का था। गुलाबी पर्दे, गुलाबी बिस्तर, गुलाबी वैनिटी। ऐसी रंग योजना किसी परीक्षा की राजकुमारी की छवि को सहज ही उभार देती थी, जो किसी कॉरपोरेट कार्यकारी एक मजबूत महिला की याद नहीं दिलाती थी। फिर भी महिला कार्यकारी, मजबूत महिला, लता अय्यर का कमरा वाकई गुलाबी था। बेडरूम में फैली रोमांटिक और अस्पष्ट गुलाबी सजावट को महसूस करते हुए देवांश के मन में कोई छेड़खानी वाला विचार नहीं आया, बल्कि उसके भीतर अनजाने में ही कोमल स्नेह की एक गहरी भावना जाग उठी। वो जानता था कि इस मजबूत दिखने वाली औरत के दिल में एक नन्ही राजकुमारी की तरह प्यार और लाड़ प्यार पाने की गहरी चाहत थी, लेकिन जो उसे प्यार और लाड़ प्यार कर सकते थे वे अब यहां नहीं थे। क्या मुझे इसे उतारकर तुम्हारा इलाज करवाने की जरूरत नहीं है? लता का हाथ टाई पर जम गया, फिर धीरे धीरे ढीला पड़ गया और उसने मुड़कर देवांश से उलझन में पूछा, तुम्हारा इलाज करने से पहले मुझे कुछ बातें समझानी है ताकि तुम जागरूक रहो और इलाज के दौरान ज्यादा आराम कर सको और मेरा साथ भी दो। वरना अगर तुम्हें कुछ भी पता नहीं है और तुम्हारे विचार अस्त व्यस्त है और तुम्हारी ऊर्जा बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई है तो इसका असर मुझ पर भी पड़ सकता है, देवांश ने समझाया। शुक्रिया, तुम बहुत विचारशील हो, लता ने धीरे से प्रशंसापूर्वक कहा। हम पहले ही दोस्त बन चुके हैं, इसलिए हमें इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। चलो बैठकर बातें करते हैं।
देवांश ने बेडरूम को देखते हुए कहा, लेकिन अजीब तरह से उसने देखा कि वैनिटी के पास एक कुर्सी के अलावा कोई और कुर्सी नहीं थी। चलो बिस्तर पर बैठते हैं, लता ने कहा, यह देखकर कि देवांश के चेहरे पर एक ईमानदार भाव था, खासकर तब जब उसकी नजर में न केवल कोई अनुचित विचार नहीं थे बल्कि करुणा की झलक भी थी। इससे लता की घबराहट कम हुई और वो सिमंस के मुलायम बिस्तर पर बैठ गई, फिर अपने बगल वाली जगह थपथपाई। देवांश पहले तो लिविंग रूम में जाने का सुझाव देना चाहता था, लेकिन लता के बिस्तर पर बैठने के निमंत्रण को देखकर और जो वे करने वाले थे उसे याद करके उसे लगा कि ये ठीक है और वो सिमंस के बिस्तर पर लता के पास जाकर बैठ गया। ये बिस्तर बहुत मुलायम है। दरअसल स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिहाज से सख्त बिस्तर पर सोना बेहतर है, देवांश ने बैठते हुए कहा और खुद को गद्दे में धंसता हुआ महसूस किया। बिना सोचे समझे ये बात कही, लेकिन सख्त बिस्तर पर सोने से मेरी हड्डियां दुखती हैं। मुझे मुलायम बिस्तर पसंद है, लता ने जवाब दिया। ठीक है तो ठीक है, देवांश ने यूं ही एक सामान्य टिप्पणी करते हुए कहा और असहायता से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर बात बदल दी। पश्चिमी चिकित्सा अब मानती है कि मानव शरीर में 2 परिसंचरण तंत्र होते हैं, रक्तवाहिकाएं और तंत्रिकाएं। लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि एक नाड़ी परिसंचरण तंत्र भी होता है। रक्तवाहिकाएं रक्त ले जाती है, तंत्रिकाएं विद्युत संकेतों का संचालन करती है, लेकिन नाड़ियां प्राणरक्त ले जाती है। पहले 2 का तो ठीक ठीक पता लगाया जा सकता है, लेकिन नाड़ियां और प्राणरक्त अभी भी रहस्यमय है। कोई भी इसे सही मायने में समझ नहीं सकता या दूसरों को दिखा नहीं सकता। हालांकि नाड़ियां मौजूद हैं और प्राणरक्त भी। हो सकता है कि जब मैं प्राणरक्त कहूं तो आपको समझ न आए, लेकिन अगर मैं सच्चा प्राण या योगीजनों द्वारा अभ्यास की जाने वाली योगिक ऊर्जा कहूं, जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। प्राणरक्त वास्तव में उस विशेष ऊर्जा को संदर्भित करता है। मैं समझ रही हूं जब तुम योगिक ऊर्जा का जिक्र करती हो, तो क्या ये असली है, कोई धोखा नहीं? लता ने पूछा। अपनी बात कहने के बाद उसे अचानक लगा जैसे वो देवांश से भी सवाल कर रही हो, और उसने झट से कहा, मेरा मतलब तुमसे नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम में वाकई हुनर है। ये कहना जरूरी है कि ज्यादातर योगिक ऊर्जा साधक नकली होते हैं, लेकिन असली भी होते हैं। ये ज्योतिष की तरह है, ज्यादातर लोग धोखा देते हैं, लेकिन असली ज्योतिषी होते हैं। माफ कीजिए, मैं विषय से भटक गया। प्राणरक्त की बात पर वापस आते हैं। चलिए इसके बजाय सच्चे प्राण का इस्तेमाल करते हैं। मैं उस विशेष ऊर्जा को सच्चे प्राण के रूप में वर्णित करने का ज्यादा आदी हूं। चूंकि सच्चा प्राण वायु की तरह है, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इसे प्राण कहते हैं। नाड़ियां और सच्चे प्राण का वह तंतु दोनों ही वास्तव में मनुष्य में अंतर्निहित है और व्यक्ति के जीवन और मृत्यु से जुड़े हैं। इसलिए कहावत है, जब तक सांस चलती है तब तक मनुष्य जीवित रहता है। देवता धूप की एक बत्ती के लिए लड़ते हैं। यहाँ प्राण वास्तव में नाड़ियों के भीतर सच्चे प्राण के उस तंतु को संदर्भित करता है, देवांश ने आगे बताया। तो जब तक सांस चलती है तब तक मनुष्य जीवित रहता है। देवता धूप की एक बत्ती के लिए लड़ते हैं, कहावत का यही अर्थ है। लता ने आंखों में चमक के साथ कहा और बीच में बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। मानव शरीर में 12 नियमित नाड़ियां और 8 असाधारण नाड़ियां होती हैं। 12 नियमित नाड़ियां शरीर के किसी अंग को नियंत्रित करती हैं और शरीर का सच्चा प्राण 12 प्रहरों के अनुसार 12 नाड़ियों में से प्रत्येक में कार्य करता है, जिसे मध्यरात्रि और दोपहर नाड़ी प्रवाह कहा जाता है। खांसी, माफ करना, मैं फिर से विषय से भटक गई। कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं वो मेरे लिए आंखें खोलने वाला बहुत दिलचस्प है, लता ने टिप्पणी की। तो यदि किसी अंग में कोई समस्या है तो तदनुसार उस नाड़ी का सच्चा प्राण कुछ अंग बिंदुओं पर अवरुद्ध हो जाता है और फिर व्यक्ति बीमार हो जाता है। यदि एक्यूपंक्चर जैसी विधियों का उपयोग कुछ नाड़ियों और बिंदुओं को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है
तो इसका चिकित्सीय प्रभाव हो सकता है। इसके विपरीत यदि किसी नाड़ी में कोई समस्या है और सच्चा प्राण उसमें प्रवाहित नहीं हो पाता है, नाड़ियों के माध्यम से अंगों को जीवन ऊर्जा प्रदान करने में असमर्थ है, तो व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा। ओह, अब जब आपने समझा दिया है तो मैं पूरी तरह समझ गया हूं। मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने बताई थी। हृदय नाड़ी और एक और नाड़ी अवरुद्ध है, जिसकी वजह से मेरे दिल में समस्या है। कोई आश्चर्य नहीं कि पश्चिमी चिकित्सा किसी भी समस्या का पता नहीं लगा पाई। नाड़ियां ही है जो उन्हें पता नहीं चल पाती, देवांश ने कहा था। अब लता को आखिरकार पूरी बात समझ आ गई थी। हालांकि ये समझने के बाद उसे अचानक एक और सवाल सूझा और वो खुद को फिर से पूछने से नहीं रोक पाई। मार्शल आर्ट उपन्यासों में अक्सर नाड़ियों, खासकर सुषुम्ना और एड़ा पिंगला नाड़ियों को खोलने और फिर मार्शल आर्ट में माहिर बनने की बात होती है। लेकिन आपने अभी जो कहा उसके अनुसार नाड़ियां पहले से ही खुली होनी चाहिए।